हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का लास्ट लेक्चर है जिसमें कुछ स्टेप्स बचे थे, जैसे कि डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग क्या होती है, फ्लोरिडेशन कैसे करते हैं या डीफ्लोरिडेशन, डिसैलिनेशन, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसइंफेक्शन। तो आपने अभी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो है स्क्रीनिंग, एरेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ये टॉपिक्स जो है कवर कर लिए। अब नेक्स्ट आता है डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि जो भी डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वाटर से जो है रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है डिसइंफेक्शन। तो अगर सारे टाइप के, हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सबको वाटर से अगर आप रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो सिर्फ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रिमूव करने का प्रोसेस डिसइंफेक्शन कहलाता है, और हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए आप स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं। डिसइंफेक्शन जो है या तो फिजिकली मेथड्स जो है फिजिकल मेथड्स का यूज करके कैरी कर सकते हैं या केमिकल मेथड्स का यूज करके। कुछ कुछ माइनर मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि फर्स्ट है ट्रीटमेंट विद ओजोन। तो अगर आप ओजोन से ट्रीट करते हैं, डिसइंफेक्शन को रिमूव करते हैं जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये माइनर मेथड है एक, जिसमें क्या करते हैं कि जब आप ओजोन को वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट कर देता है नेसेंट ऑक्सीजन, यानी नेसेंट ऑक्सीजन को रिमूव करता है। जैसे कि अगर आप ओजोन की बात करें तो ओजोन ब्रेक हो जाती है एक सिमिलर ऑक्सीजन में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यानी सिंगल ऑक्सीजन में, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तो इसमें जो है डिसोसिएट हो जाता है आपका ओजोन जब आप वाटर में ऐड करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि रिमूव करने में हेल्प करता है दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिक मैटर को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी वाटर से। यानी ये वाटर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिमूव कर देता है और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रिमूव कर देता है। जो दिस नेसेंट ऑक्सीजन बीइंग हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है टू कैरी आउट इट्स रिमूवल। इसको रिमूव करने के लिए इसकी सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। बट जो भी ओजोन है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव। तो जितना ज़्यादा कोई भी रिएक्टिव होगा उतना ही समझ लीजिए वो अनस्टेबल होगा। तो इस क्विकली रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, तो ये बहुत जल्दी जो है सिस्टम से रिमूव हो जाता है। इसीलिए कभी सपोज फ्यूचर में अगर कोई वाटर रिकंटेमिनेट हुआ, फिर से गंदा हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया, तो उसको जो है रिमूव करने के लिए ओजोन का यूज़ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओजोन जो है कुछ टाइम तक ही वर्क करेगा, उसके बाद ये ईजिली सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो जो नॉर्मल डोज होती है ओजोन की वो वेरी करती है 2 से 3 ppm में, एंड इट ऑल्सो एड्स प्लीजेंट टेस्ट इन वाटर, और ये वाटर में प्लीजेंट एक अच्छा टेस्ट जो है ऐड करता है। ये थोड़ा कॉस्टलियर भी होता है। तो ओजोन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, और रिएक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट विथ KMnO4। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट है। जनरली इसको यूज़ किया जाता है विलेजेस के जो वाटर सप्लाई है उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो जो है विलेज में जो वाटर होता है वो उतना ज़्यादा कंटेमिनेट नहीं होता, उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसीलिए आप जनरली KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दोनों को ही वाटर से रिमूव कर देता है। इसीलिए हेंस में ऑल्सो भी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर। तो इसको क्लोरिनेटेड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये पिंक कलर देता है, लेकिन अगर पिंक कलर डिसअपियर हो गया, धीरे धीरे सब्सिडाइज होता गया, डिसअपियर होता गया, यानी रिमूव होता चला गया, तो इसका मतलब है कि वाटर में अभी भी ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर है? तो आप तब तक KMnO4 डालते रहेंगे जब तक वो दिखता रहे। मतलब क्या है कि अगर वो दिखना बंद हो गया तो इसका मतलब है कि अभी भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। फर्दर KMnO4 इज एडेड अप टू एन एक्सटेंट। फिर से आप उसको डालेंगे तब तक जब तक पिंक कलर स्टैंड्स इन द वाटर, पिंक कलर वाटर में दिखता रहे। तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर से रिमूव हो गए। क्लियर है?
तो जो ट्रीटेड वाटर होता है, अब जैसे कि आपको पता है कि KMnO4 उसमें दिख रहा है, यानी पिंक कलर जो है अभी दिख रहा है, तो जो ट्रीटेड वाटर है उसको आप नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स तक यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है प्रोवाइडेड फॉर पिंक कलर टू डिसअपियर, जिससे कि पिंक कलर कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाए और वाटर आपका प्योरली ट्रीट हो चुका है, उसके बाद आप उसको यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली डोज जो होती है जनरली KMnO4 की, वो वेरी करती है 1 to 2 mg पर लीटर एट द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 4 to 6 आवर, यानी 4 से 6 घंटे के कॉन्टैक्ट पीरियड में आप 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर की डोज देते हैं। इट रिमूव्स 98% ऑफ द बैक्टीरिया इन जनरली ये 98% बैक्टीरिया रिमूव कर देता है एंड 100% ऑफ कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया, जो कॉलरा को कॉज कर रहे हैं, यानी ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो ये जो है ये 100% रिमूव कर देता है। तो जनरली जो यूटेंसिल्स होते हैं वॉश्ड विद वाटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रीटेड विद KMnO4 डेवलप रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ओवर इट्स सरफेस। जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं इस ट्रीटेड वाटर से, यानी पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट किया हुआ वाटर है, उससे अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो फाइनली जो है सरफेस पर रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखने लगता है, या रेडिश ब्राउन कलर उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, कुछ मेजर मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के। फर्स्ट जैसे कि है ट्रीटमेंट विद क्लोरीन। क्लोरीन को जो है आप वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो जब क्लोरीन जो है वाटर से ऐड करती है, यानी कि वाटर से जब इसने रिएक्ट किया और वाटर की पीएच अगर ग्रेटर देन 5 है, तब ये क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगी और इसे कन्वर्ट हो जाएगी अनस्टेबल हाइपोक्लोरस एसिड में, और साथ ही साथ HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है अनस्टेबल हाइपोक्लोरस एसिड। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो है बट साथ ही साथ अनस्टेबल भी है। ठीक है, बट जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये HOCl, अगर वाटर की पीएच ग्रेटर देन 8 है, ठीक है, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपका OCl नेगेटिव, यानी कि हाइपोक्लोराइड आयन में, और साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन में। तो ये आपका बन जाता है स्टेबल हाइपोक्लोराइड आयन, स्टेबल हाइपोक्लोराइड आयन। तो अगर ये OCl नेगेटिव, यानी कि अगर फिर से पीएच जो है लेस देन 7 हो गई, अगर लेस देन 7 होगी तो फिर से ये स्टेबल हाइपोक्लोराइड आयन HOCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस जो हैं चलती रहती हैं। पहले क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा, अगर पीएच ग्रेटर देन 5 है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है, और हाइपोक्लोरस एसिड अगर पीएच ग्रेटर देन 8 है तो ये फिर से डिसोसिएट हो जाता है हाइपोक्लोराइड आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, बट अगर पीएच लेस देन 7 रही तो ये हाइपोक्लोराइड आयन ना बनके हाइपोक्लोराइड आयन फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन देता है और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं जनरली आपकी फ्री क्लोरीन की, जैसे कि ये मॉलिक्यूलर क्लोरीन हो गया Cl2, HOCl और OCl नेगेटिव। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स जो है क्लोरीन की रहती हैं। देख लीजिए, ऑल द अबव 3 फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, जैसे मॉलिक्यूलर क्लोरीन हो गया Cl2, HOCl और OCl नेगेटिव, ये इनको कहते हैं फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन्स। ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन्स कहलाती हैं विच कैरीज आउट द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, जो वाटर के डिसइंफेक्शन में यूज़ की जाती हैं। अगर आप बात करते हैं हाइपोक्लोरस एसिड की, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है एज डिसइंफेक्टेंट देन हाइपोक्लोराइड आयन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा 80 टाइम्स इफेक्टिव है हाइपोक्लोराइड यानी OCl नेगेटिव आयन से। ये वाटर को जितना ट्रीट कर रहा है, डिसइंफेक्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा 80 टाइम्स जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड वर्क कर रहा है। हैंस पीएच ऑफ वाटर इज केप्ट स्लाइटली लेस देन 7। इसीलिए आपको पता है कि जब HOCl जो है ये कब वर्क करेगा, ये पीएच ग्रेटर देन 8 होगी तब ये हाइपोक्लोराइड आयन में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर पीएच जो है लेस देन 7 है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड में। तो इसीलिए हमेशा पीएच लेस देन 7 रखते हैं जिससे कि HOCl बना रहे, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है 80 टाइम्स, तो ईजिली जो है वाटर को डिसइंफेक्शन से बचा लेगा। क्लियर है, तो देख लीजिए, हैंस pH ऑफ वाटर इज केप्ट स्लाइटली लेस देन 7 ड्यूरिंग क्लोरिनेशन। Moreover, chlorine immediately reacts with ammonia present in water, resulting in the formation of chloramines, which are also termed as combined forms of chlorine. ये तो आपकी फ्री क्लोरीन या फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन हो गई। जब क्लोरीन अमोनिया जो है वाटर में प्रेजेंट अमोनिया से रिएक्ट करता है तो कुछ क्लोरामाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप कहते हैं कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। जैसे कि Cl2 है,
अगर ये वाटर में प्रेजेंट अमोनिया से रिएक्ट करता है एट पीएच ग्रेटर देन 7.5, ये ग्रेटर देन 7.5 पर वर्क करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NH2Cl में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती है, प्लस HCl। ठीक है, तो ये जो बनता है इसमें आपकी सिर्फ एक क्लोरीन है, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोक्लोरामाइंस, मोनोक्लोरामाइंस। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर ये मोनोक्लोरामाइंस क्या करते हैं, फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं और ये वर्क करते हैं एट पीएच 6 to 7.5, यानी 6 to 7.5 पीएच की रेंज में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NHCl2 प्लस HCl। तो इसमें दो जो है क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइक्लोरामाइंस, डाइक्लोरामाइंस। और वही डाइक्लोरामाइंस जो है ये अगर फिर से Cl2 से रिएक्ट करते हैं, ये वर्क करते हैं एट पीएच लेस देन 4.4, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं NCl3 प्लस HCl, तो ये आपका कहलाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, तो ये सब कहलाते हैं क्लोरामाइंस। तो जो इफेक्टिवनेस होती है क्लोरामाइंस की इस 25% लेस देन फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। जो भी फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन है जैसे Cl2, HOCl, OCl नेगेटिव, इनसे जो है 25 टाइम्स जो है लेस इफेक्टिव रहती है, कम इफेक्टिव रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है, हैंस सेफगार्ड दी वाटर अगेंस्ट फ्यूचर कंटेमिनेशन। जो जितना ज़्यादा इफेक्टिव कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए अगर फ्यूचर में वाटर कंटेमिनेट होता है तो उसको फिर से डिसइंफेक्ट करने के लिए आप क्लोरामाइंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेंगे। वही अगर फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन की आपने बात करी तो ये जो है इन ओवरऑल इफेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है बट अनस्टेबल है, ये ज़्यादा टाइम तक जो है वाटर में नहीं रह पाएंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे, इसीलिए आप इनको फ्यूचर में अगर वाटर कंटेमिनेट होता है तो उसको डिसइंफेक्ट आप नहीं कर सकते। अब कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें क्लोरीन कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म आती है फ्री क्लोरीन। ठीक है, ये लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों फॉर्म में रह सकता है, तो इट इज़ जनरली एडेड इन लिक्विड फॉर्म, इसको जनरली आप लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं वाटर के डिसइंफेक्शन के लिए। क्लियर है, तो जो क्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है, यानी कि अगर इसको जो है ये फ्रीज हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर में, यानी जैसे ही टेम्परेचर आपस में चेंज हुआ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि ये फ्रीज हो गया अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हुआ, और अगर टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, यानी कंटेनर जिसमें रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ये उस कंटेनर को क्या करेगा, बर्न कर देगा। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रखते हैं वर्किंग की क्लोरीन की, वो 32 टू 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि नॉर्मली जो है वर्किंग रेंज या ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है क्लोरीन की, फ्रीली क्लोरीन की कितनी रखनी चाहिए, विच इज़ रीडली अवेलेबल। ठीक है, इट डज नॉट ऐड स्लज इन वाटर, ये वाटर में जो है स्लज ऐड नहीं करता, कोई भी डस्ट वगैरह मड है कोई भी वो ऐड नहीं करेगा वाइल कैरिंग आउट द डिसइंफेक्शन, जब ये डिसइंफेक्शन को कैरी कर रहा होता है। ना ही वाटर की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करेगा, यानी जो वाटर की क्वालिटी है उसको उतना ही मेंटेन रखेगा, उसको ना तो क्वालिटी ख़राब करेगा, ना ही कोई वाटर में स्लज को ऐड करेगा। नेक्स्ट आता है हाइपोक्लोराइड्स एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl होल ट्वाइस, और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो इन दिस केस वो हाइपोक्लोराइड आयन एंड हाइपोक्लोरस एसिड्स कैरीज आउट द डिसइंफेक्शन, ये डिसइंफेक्शन को कैरी करते हैं एज इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज। अब जैसे कि फ्री क्लोरीन की आपने बात करी तो वाटर में कोई भी स्लज ऐड नहीं किया, लेकिन ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज को ऐड करता है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, इसको वाटर सप्लाई के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते। जनरली इसको जो है आप वाटर में, जो स्विमिंग पूल में वाटर है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरामाइंस। तो क्लोरामाइंस जो है इट इज़ जनरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन विच फिनॉल इज़ यूज्ड। क्लोरामाइंस आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर फिनॉल वाटर में अगर प्रेजेंट है तो उसमें वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप क्लोरामाइंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फॉर्म आती है क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2।
तो क्लोरीन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ क्लोरीन इन सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड में जब आप ऐड करते हैं क्लोरीन तो ये क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, जिसको आप वाटर ट्रीटमेंट के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, NaClO2, इसमें अगर आपने क्लोरीन ऐड कर दी तो ये ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ये है आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच इज़ कैपेबल ऑफ रिमूविंग द ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के कैपेबल है, यूज ईजिली जो है रिमूव कर देता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वाटर, और वाटर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव कर देता है। ये 2.5 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है दैन फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन एज डिसइंफेक्टेंट। अगर आप फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट तो ये 2.5 टाइम्स उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, बट इज हाईली अनस्टेबल, तो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। एंड डज नॉट सेफ गार्ड्स वाटर अगेंस्ट फ्यूचर रिकंटेमिनेशन, इसको फ्यूचर को जो है कंटेमिनेट होने से बचाने के लिए जो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लॉन्ग टाइम तक वाटर में नहीं रहेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन विच फिनॉल इज प्रेजेंट, ये आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब वाटर में फिनॉल जो है वो प्रेजेंट है। कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं क्लोरीनेशन की, जैसे कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, प्लेन क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन, पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन एंड डी क्लोरीनेशन। ये कुछ क्लोरीनेशन की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट जो है आपका फॉर्म, दैट इज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो जनरली होता क्या है, सपोज ये वाटर है, ठीक है, इसका आपको डिसइंफेक्शन करना है, तो इसमें क्या है, एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, और तीसरे कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो जब आप इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, और आयरन या मैग्नीशियम, ये मेटल्स जो है मटेरियल, इनको रिमूव करेगा। तो फाइनली सपोज आपने कुछ क्लोरीन डाली तो ये आपकी क्या हो गई, अप्लाइड क्लोरीन, ठीक है, जो आपने अप्लाई करी। इसके बाद कुछ रिमेनिंग क्लोरीन बाद में मिल गई, जिसको कहते हैं रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। तो ये आपकी फ्री क्लोरीन और कंबाइंड क्लोरीन कुछ भी हो सकती है, दोनों ही फॉर्म में। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं और कुछ इसमें यूज़ हो गई इनको डिसइंफेक्शन करने के लिए वाटर का, और रिमेनिंग क्लोरीन जो है वो बची, उसको कहा आपने रेसिडुअल क्लोरीन। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं क्लोरीन डिमांड क्या हो जाएगी, वही डिमांड जो कि यूज़ हुई है इनको रिमूव करने के लिए। तो क्लोरीन डिमांड हो जाएगा जो आपने अप्लाई की क्लोरीन, उसमें से जो बची रेसिडुअल क्लोरीन, अगर ये माइनस कर देते हैं तो आपको पता है ये क्लोरीन डिमांड बन जाएगी रिमेनिंग। तो इसको आप ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जो होता है, इस कर्व की हेल्प से इसको समझ सकते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन को। इधर आप यूज़ कर रहे हैं अप्लाइड क्लोरीन, और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं कि रेसिडुअल क्लोरीन कितनी मिल रही है, रेसिडुअल क्लोरीन, ठीक है। तो इसको जो है 4 फेज में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड फेज हो गया, ये थर्ड फेज हो गया, और ये फोर्थ फेज हो गया। तो इसका जो कर्व है, इस कर्व की हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं इनिशियली। ये कर्व जो है ये शो करता है कि अप्लाइड क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन में क्या रिलेशन आ रहा है। सपोज ये एक एंगल है 45 डिग्री का, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, यहाँ पे अगर कोई आप स्लोप देखते हैं तो सपोज ये 5-1 स्लोप मिल रहा है, और अगर आप सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में जो स्लोप अगर आप देखते हैं तो ये आपको जो है 5-2 स्लोप मिलता है, 5-2 कह सकते हैं, ये 5-2 स्लोप हो गया। और ये पॉइंट सपोज आपने इंडिकेट कर दिया C, ये पॉइंट हो गया A, और ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। तो जनरली होता क्या है इनिशियली कि जब आप क्लोरीन को अप्लाई करते हैं तो वाटर में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये मटेरियल्स यानी जो मिनरल्स हैं जैसे आयरन और मैग्नीशियम, इनका डिसइंफेक्शन जो है, इनका रिमूवल शुरू हो जाता है इनिशियली जब आप क्लोरीन को स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं। तो फाइनली आपने देखा कि जो अप्लाइड क्लोरीन है वो ज़्यादा है
कंपैरेटिवली रेसिडुअल क्लोरीन, यानी बच कम रही है, ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, इनिशियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो मोस्टली क्लोरीन जो है इनको रिमूव करने के लिए यूज़ हो जाती है, जो रेसिडुअल क्लोरीन बचती है वो बहुत ज़्यादा कम बचती है। तो इसीलिए जब आप देखते हैं 45 डिग्री एंगल से ये एंगल जो है कम है, क्योंकि यहाँ अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं और बच कितनी रही है, कम मिल रही है, क्योंकि इस समय डिमांड ज़्यादा है। जैसे ही आप फेज 2 में पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स का रिमूवल मोस्टली हो चुका होता है, इसीलिए अब रेसिडुअल क्लोरीन की जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 5.2 यानी ये जो स्लोप है इसका स्लोप 5.1 से जो है वो ज़्यादा है, बट ओवरऑल इनका जो स्लोप है ये अभी भी लेस देन है 45 डिग्री से, यानी 45 डिग्री नहीं पहुंच पाएगा। तो ये फाइटो यानी कि मीन्स अब आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो मिनरल्स हैं ये धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो गए हैं, ऑलमोस्ट रिमूव हो चुके हैं। इसीलिए जब आप क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं तो रेसिडुअल क्लोरीन भी आपको ज़्यादा मिल रही है, बट ओवरऑल पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल रिमूव नहीं हो पाए हैं, ठीक है, वो रिमूव नहीं होंगे, वो ओवरऑल धीरे धीरे रिमूव होते रहेंगे, यानी रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर जैसे ही आप सी पॉइंट पे आए तो आपने देखा कि वाटर जो है उसमें बैड स्मेल आने लगी, एक बहुत गंदी सी स्मेल आने लगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर आते ही थर्ड फेज शुरू हो गया। इस फेज में अब जो भी आपने क्लोरीन अप्लाई करी उसमें ऑर्गेनिक मैटर का भी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, इसीलिए इसमें बैड स्मेल आने लगी। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया तो क्लोरीन की डिमांड और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसको रिमूव करने में, इसको डिकम्पोज करने में यूज होने लगी। तो देख रहे हैं कि आप धीरे धीरे अब रेसिडुअल क्लोरीन की परसेंटेज कम होने लगी, यानी रेसिडुअल जो बच रही थी वो कम होने लगी क्योंकि क्लोरीन डिमांड यहाँ पे बढ़ गई। तो इस फेज से जैसे ही आप डी पॉइंट पे आए फिर आपने देखा कि ये एंगल 45 डिग्री हो गया, यानी अब जो क्लोरीन आप डाल रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उतना ही आपको रेसिडुअल क्लोरीन मिलती जा रही है। मीन्स पूरा वाटर जो है वो ट्रीट हो चुका है, डिसइंफेक्शन जो है पूरे वाटर का हो चुका है, ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो गए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और साथ ही साथ मिनरल्स भी। इसीलिए अब जैसे जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं क्लोरीन वैसे ही आपको रेसिडुअल क्लोरीन मिलती जा रही है। तो फेज 4 में जो है जिस पॉइंट पर रेसिडुअल क्लोरीन और अप्लाइड क्लोरीन बराबर होने लगे, यानी इक्वल परसेंटेज में मिलने लगे, तो वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया, यानी जहां पर रेसिडुअल क्लोरीन और आपकी अप्लाइड क्लोरीन इक्वल हो गई। ये एंगल जो है अब ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो जनरली इसके बाद भी आप क्या करते हैं, 0.2 mg पर लीटर आप क्लोरीन फिर भी वाटर में ऐड कर देते हैं। जनरली वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप जितनी डालेंगे आप उतनी ही रेसिडुअल आपको मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप 0.2 mg पर लीटर क्लोरीन डाल देते हैं, जिससे कि फ्यूचर में अगर वाटर कंटेमिनेट होता है तो उसको आप इससे बचा सकते हैं। देख लीजिए इन फेज फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो क्लोरीन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन वाटर। तो क्या करते हैं, फेज फर्स्ट में आपने देखा कि जब आपने क्लोरीन अप्लाई करी तो इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रिमूवल और मिनरल्स का ऑक्सीडेशन जो है वो क्या करना स्टार्ट कर दिया। तो ड्यू टू हाई क्लोरीन डिमांड इन दिस फेज रेसिडुअल क्लोरीन इज ऑब्जर्व टू बी वेरी लेस। आपने देखा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कंपैरेटिवली रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो आपको बहुत कम मिल रही है। लेकिन अगर आप फेज 2 की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डिमांड फॉर डिसइंफेक्शन एंड रिमूवल ऑफ मिनरल्स इज बीइंग सेटिस्फाइड। तो मोस्टली डिमांड जो है सेटिस्फाई हो चुकी है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी रिमूव हो चुके हैं मोस्टली, तो उनका डिसइंफेक्शन जो है वो भी हो गया है और साथ ही साथ मिनरल्स का रिमूवल भी हो गया है। तो इसीलिए रेसिडुअल क्लोरीन जो है अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। तो आपने देखा इस स्लोप से ये स्लोप जो है बढ़ गया, धीरे धीरे रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ने लगी। नो पॉइंट इन दिस स्टेज रेसिडुअल क्लोरीन इक्वल्स अप्लाइड क्लोरीन। फिर भी अब ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां पर रेसिडुअल क्लोरीन अप्लाइड क्लोरीन के इक्वल हो जाए, क्योंकि सम ऑफ द डिसइंफेक्शन स्टिल कैरीड आउट बाय क्लोरीन इन वाटर। कुछ डिसइंफेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली कैरी रहता है, पूरी तरीके से रिमूवल नहीं हुआ है। बट जैसे ही सी पॉइंट पे आएंगे आप, एट द एंड ऑफ स्टेज 3 बैड स्मेल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द वाटर। जैसे ही आप बात करते हैं स्टेज सी की, यहाँ पे सी,
यानी थर्ड स्टेज में जब आते हैं और सी के स्टेज के एंड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक बैड स्मेल आने लगती है वाटर में, जो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है क्लोरीन से। ठीक है, तो विच अगेन इंक्रीजेज द डिमांड, जो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर अब डिकम्पोज होना शुरू हो गया तो इसने वाटर में क्लोरीन डिमांड को इंक्रीज कर दिया फेज 3 में। इन दिस फेज क्लोरीन ब्रेक्स द क्लोरामाइंस, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरामाइंस को और अदर क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनको ब्रेक कर देता है ऑर्गेनिक मैटर के रिमूवल के लिए। क्लियर है, जब आप ऑर्गेनिक मैटर का ये रिमूवल करता है तो उस केस में क्लोरामाइंस और अदर क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर देता है। एट द एंड ऑफ द स्टेज, जब आप डी पॉइंट पे लास्ट में आ जाते हैं, ये डी पॉइंट होता है यानी ये स्टेज कंप्लीट हो गई, यहाँ से फोर्थ स्टेज शुरू हो गई है, तो इस स्टेज पे बैड स्मेल जो है वो स्टॉप हो जाती है आना फ्रॉम दी वाटर, इंडिकेटिंग द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई क्लोरीन। यानी डी पॉइंट पर जो है आपने देखा कि क्लोरीन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक मैटर था वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, अब कोई भी बैड स्मेल नहीं आ रही। आफ्टर पॉइंट डी, अब डी के बाद आप बात करते हैं तो ये एंगल कितना होता है 45 डिग्री। तो वॉट एवर क्लोरीन इज एडेड इन वाटर, यानी जितनी क्लोरीन आप वाटर में ऐड कर रहे हैं ब्रेक्स फ्रॉम इट एंड अपियर्स एज रेसिडुअल क्लोरीन, और ये एज अ रेसिडुअल क्लोरीन उतनी ही आपको मिल रही है। तो इसीलिए इस पॉइंट को आप कहते हैं ब्रेक पॉइंट, और जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन का रिक्वायर्ड होता है इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट डोज। यानी इनिशियल कर्व से जब आप देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप का कर्व आ रहा है, तो यानी इस पॉइंट पे जितनी आपने क्लोरीन यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करी है ये आपकी कहलाती है ब्रेक पॉइंट डोज। Theoretically, no chlorine is required to be added in water after this point. तो अब तो कोई भी क्लोरीन ऐड करना ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप 0.2 mg पर लीटर रेसिडुअल जो है उसमें अप्लाई कर देते हैं, इसलिए कि आफ्टर दिस पॉइंट एट द कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे कि कोई भी अगर फ्यूचर में कंटेमिनेट होता है वाटर तो उससे ये बचा सके, उसको ये वाटर को ट्रीट कर सके। तो ये हो गया आपका ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए इसमें कि फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द ब्रेक पॉइंट डोज आपको बतानी है एंड क्लोरीन डिमांड एट द डोज ऑफ 1.2 mg पर लीटर। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इधर दे रखा है अप्लाइड क्लोरीन जो कि वैल्यू है mg पर लीटर में, और इधर राइट साइड में आपको दे रखा है रेसिडुअल क्लोरीन की वैल्यू। ठीक है, तो अप्लाइड क्लोरीन जो है यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 1.0, 1.2, 1.4 और 1.6 ये अप्लाइड क्लोरीन गिवन है, और इधर आपकी रेसिडुअल क्लोरीन गिवन है 0.19, 0.36, 0.50, 0.48, 0.2, 0.4 एंड 0.4। देख लीजिए 0.19, 0.36, 0.50, 0.48, 0.2, 0.4, 0.6 एंड 0.8। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये 0.8 है, ये 1.0, 1.2, 1.4 एंड ये 1.6। अब आपको बताना है कि ब्रेक पॉइंट डोज ऑफ क्लोरीन डिमांड एट द डोज ऑफ 1.2 mg पर लीटर पे, यानी ये 1.2 mg पर लीटर जो है अप्लाइड है, ये डोज दी है, इस पर जो है क्लोरीन डिमांड क्या है। तो ब्रेक पॉइंट डोज क्या होगा, तो आपको पता है ब्रेक पॉइंट डोज वो होगा जहाँ पर अप्लाइड क्लोरीन रेसिडुअल क्लोरीन के इक्वल हो जाए। तो आपने देखा कि 0.2 जब आपने अप्लाई किया तो रेसिडुअल कितनी बची 0.19, तो फिर उसके बाद जब आपने फिर से 0.2 अप्लाई किया तो रेसिडुअल जो है इसमें से डिफरेंस कर दीजिए तो आपकी बची 0.17। ठीक है, तो इस टाइप से फिर आपने जब 0.2 अप्लाई किया तो आपने देखा कि जो रेसिडुअल बची है वो है आपकी 0.14। फिर आपने जब 0.2 और अप्लाई किया तो आपने देखा कि रेसिडुअल जो है अब आपकी क्या हो गई, इसमें जो है रेसिडुअल क्लोरीन कम हो गई, यानी 0.02 की रेसिडुअल माइनस बची। फिर इसके बाद आपने देखा तो 0.28, फिर आपने देखा कि जो रेसिडुअल क्लोरीन है इसमें 0.2 बची, ये 0.2 और ये 0.2, मीन्स क्या है अब रेसिडुअल क्लोरीन जो है इक्वल होने लगी और इनमें जो डिफरेंस है 0.2, यानी कि आपने देखा कि जो आपने क्लोरीन अप्लाई करी उतनी ही आपको रेसिडुअल मिलती रही। तो वो कौन सा पॉइंट है जिसमें आपको उसके बाद जितनी भी आप क्लोरीन अप्लाई कर रहे हैं उसकी रेसिडुअल उतनी ही आपको मिल रही है। तो ये पॉइंट हो गया यानी 1.0 का, कि आपने 1.0 के बाद जैसे ही आपने 0.2 और अप्लाई करी फिर से आपको रेसिडुअल 0.2 मिलने लगी। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डोज क्या हो जाएगा, वो पॉइंट जहाँ से अगर आप जितनी क्लोरीन अप्लाई करेंगे उसके बाद उतनी ही रेसिडुअल मिलना शुरू हो जाएगी। तो 1.0 mg पर लीटर जो है ये आपकी क्या हो गई ब्रेक पॉइंट डोज। अब ये कह रहे हैं कि क्लोरीन डिमांड बतानी है, क्लोरीन डिमांड
at the dose of 1.2 mg per liter। यानी 1.2 mg पर लीटर पे जो है क्लोरीन डिमांड कितनी है। तो आपको पता है 1.2 mg पर लीटर पे क्लोरीन डिमांड होता क्या है, अप्लाइड क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। तो 1.2 mg पर लीटर पे अप्लाइड कितनी है 1.2 माइनस उस समय रेसिडुअल कितनी दिख रही है 0.4, ठीक है। तो आपकी क्लोरीन डिमांड कितनी हो जाएगी 0.8 mg पर लीटर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लेते हैं कभी कभी और कन्वेंशनल में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है फॉर्म क्लोरीन की, दैट इज प्लेन क्लोरीनेशन। तो प्लेन क्लोरीनेशन में क्या होता है कि जब आप वाटर के ट्रीटमेंट के लिए केवल क्लोरीनेशन ही यूज करते हैं, यानी सिर्फ क्लोरीन ऐड कर रहे हैं वाटर को ट्रीट करने के लिए, तो वो आपका कहलाता है प्लेन क्लोरीनेशन। कोई भी अदर मेथड्स यूज नहीं कर रहे, सिर्फ वाटर को ट्रीट करने के लिए आपने क्लोरीन डाल दी, दैट इज नोन एज प्लेन क्लोरीनेशन। तो ये क्या करता है, रिमूव कर देता है टेस्ट ओडर वाटर से अपार्ट फ्रॉम द रिमूविंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रिमूव कर देता है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हैविंग टर्बिडिटी मोर देन 20 to 30 ppm। ये आप उन वाटर के लिए यूज़ नहीं करेंगे प्लेन क्लोरीनेशन जब वाटर की टर्बिडिटी जो है वो 20 से 30 ppm से ज़्यादा है, तो उस केस में आप प्लेन क्लोरीनेशन यूज़ नहीं करेंगे, और भी मेथड्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। नॉर्मल डोज जो होती है प्लेन क्लोरीनेशन की वो होती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट टर्म आता है प्री क्लोरीनेशन। तो प्री क्लोरीनेशन क्या होता है, जब क्लोरीन आप ऐड करते हैं वाटर में एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन और फिल्ट्रेशन टू कैरी आउट द डिसइंफेक्शन, यानी जब कोगुलेशन फ्लोकुलेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे जस्ट आपने जो क्लोरीन ऐड कर दी, तो वो आपका कहलाता है प्री क्लोरीनेशन, यानी इन प्रोसेस से पहले ही आपने क्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये आपका प्री क्लोरीनेशन कहलाएगा। और प्री क्लोरीनेशन इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय पोस्ट क्लोरीनेशन, यानी कि अगर आप प्री क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो आपको पोस्ट क्लोरीनेशन तो करना ही है, लेकिन ये रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि रिवर्स हो, कि अगर पोस्ट क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो प्री क्लोरीनेशन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर प्री क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो आपको पोस्ट क्लोरीनेशन करना ही पड़ेगा, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज़ जनरली अडॉप्टेड व्हेन वाटर इज कंटेमिनेटेड अप टू लार्जर एक्सटेंट। ये आप तब अडॉप्ट करते हैं जब वाटर जो है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट है, बहुत ज़्यादा गंदा है, तब आप प्री क्लोरीनेशन कर देते हैं, उसके बाद इन प्रोसेस के होने के बाद आप पोस्ट क्लोरीनेशन कर देते हैं। इसकी जो डोज होती है वो 5 to 10 mg पर लीटर होती है व्हेन एडेड एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन, जब कोगुलेशन के टाइम पे अगर आप ऐड कर रहे हैं, और 0 to 0.5 होती है जब आप एट द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन, जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो उसके टाइम पे आपकी इतनी डोज को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोस्ट क्लोरीनेशन। तो जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है गिवन वाटर इज क्लोरीनेशन, जिसको आप कहते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन, यानी कि सारे कोआगुलेशन हो गए, फिल्ट्रेशन हो गया, सारे प्रोसेस हो गए, उसके बाद फिर से आप जो है क्लोरीनेशन जो कर रहे हैं, वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो कहलाता है पोस्ट क्लोरीनेशन। तो जनरली नॉर्मल डोज जो होती है क्लोरीन की इस टाइप से होती है कि दैट 0.2 mg ऑफ रेसिडुअल एज पोस्ट क्लोरीनेशन, जिससे कि 0.2 मिलीग्राम जो है वो पोस्ट क्लोरीनेशन से रेसिडुअल क्लोरीन जो है बची रहे, क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है डबल क्लोरीनेशन। तो डबल क्लोरीनेशन का मतलब है कि जब आप प्री और पोस्ट दोनों ही क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है डबल क्लोरीनेशन। लास्ट आता है सुपर क्लोरीनेशन। सुपर क्लोरीनेशन का मतलब है कि जब आप एक्सेस क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर में ऐड कर रहे हैं इन द रेंज ऑफ 5 to 15 mg पर लीटर एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक, ठीक है। कोई भी एपिडेमिक के टाइम में यानी 5 से 15 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज में अगर आप ज़्यादा क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, सो एज टू एंश्योर रेसिडुअल ऑफ 1 to 2 mg पर लीटर, यानी इस ये एंश्योर करने के लिए जो रेसिडुअल क्लोरीन बचती है, यानी जो बची हुई क्लोरीन है वो 1 से 2 mg पर लीटर तक रहे, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है सुपर क्लोरीनेशन। एपिडेमिक यानी कोई भी बीमारी या डिजीज के कारण, महामारी के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं तो 1 से 2 mg पर लीटर अगर रेसिडुअल बचता है तो वो आपका कहलाता है सुपर क्लोरीनेशन। द प्रोसेस इन विच एक्सेस क्लोरीन इज रिमूव, अब वो प्रोसेस जिसमें आपको पता चला क्लोरीन बहुत ज़्यादा पड़ गई है, उसको रिमूव करना है वाटर से, तो वो कहलाता है डी क्लोरीनेशन, यानी क्लोरीन को कम करना। इट इज़ अचीव्ड बाय एडिशन ऑफ सर्टेन रिएजेंट। ये आप कर सकते हैं कुछ रिएजेंट जो है वाटर में डाल के, जो कि विच आर टर्म्ड एज डी क्लोरीनेटिंग एजेंट, जिनको डी क्लोरीनेटिंग एजेंट कहते हैं। मतलब क्या, क्लोरीन को कम करने वाले एजेंट्स, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक्टिवेटेड कार्बन।
तो ये जो है ये आपके कहलाते हैं सुपर क्लोरीनेशन में डीक्लोरीनेटिंग एजेंट्स, यानी डीक्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं जो डीक्लोरीनेशन करने में हेल्पफुल रहते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है वाटर ट्रीटमेंट का सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में आपको पता है कि जो भी हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ किया जाता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, बोथ कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट। जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस कहलाती है और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो आपकी परमानेंट हार्डनेस कहलाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप सॉफ्टनिंग का यूज़ करते हैं। इट कैन बी डन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, जैसे कि लाइम सोडा मेथड यूज़ करते हैं, लाइम यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या करता है कि जो वाटर में कार्बोनेट हार्डनेस है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट आता है जियोलाइट प्रोसेस। ये कैटायन या कैटायन बेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जियोलाइट जो एक नेचुरल सिंथेटिक कैटायन या और बेस एक्सचेंज हाइड्रेटेड सिलिकेट्स है एल्यूमिनियम और सोडियम का। इसका फॉर्मूला होता है Na2O.Al2O3.XSiO2.YS2O। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है जियोलाइट। इस पूरे सपोज कंपाउंड को आपने कैपिटल Z से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, ये कैसे हार्डनेस रिमूव कर रहा है कि अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं या सल्फेट्स हैं या नाइट्रेट हैं, तो इनको क्या है, ये सब परमानेंट हार्डनेस है। अगर इसमें सोडियम जियोलाइट से इसको रिएक्ट करवा दिया तो फाइनली क्या होगा, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम का जियोलाइट बन जाएगा प्लस सोडियम का क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, यानी क्लोराइड सोडियम के जो है ये क्लोराइड सल्फेट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है कि हार्डनेस होती क्या है, हार्डनेस जो है वो मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से होती है। तो यानी ये सोडियम ये क्या है, ये हार्डनेस नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर दिया। तो ये जो मेथड है रिड्यूसेस दी हार्डनेस ऑफ वाटर टू जीरो लेवल, ये जीरो लेवल तक हार्डनेस रिमूव कर देता है, यानी बिल्कुल भी हार्डनेस नहीं बचेगी। मोर ओवर नो स्लज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, और साथ ही साथ कोई भी स्लज जो है इस केस में नहीं बचता। देयर बाई हेल्प्स अवॉइडिंग इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, इसलिए क्या करता है, पाइप में जो भी इंक्रस्टेशन हैं, जो भी लेयर्स जो है मटेरियल की, पाउडर की, वो जमा हो जाती है, उसको भी अवॉइड करता है। क्लियर है, क्योंकि कोई भी स्लज नहीं बचेगा, ओवरऑल इंक्रस्टेशन भी पाइप में नहीं होगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है जियोलाइट प्रोसेस। कुछ माइनर मेथड्स हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि ट्रीटमेंट विथ एक्टिवेटेड कार्बन, यानी एक्टिवेटेड कार्बन से भी ट्रीट कर सकते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, इन पाउडर्ड फॉर्म कैन बी एडेड इन वाटर फॉर रिमूवल ऑफ, जब आप वाटर में को ट्रीटमेंट के लिए अगर आप एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में अगर इसको यूज़ करते हैं तो ये टेस्ट वाटर से कलर, ओडर, डिजॉल्व मिनरल्स, फिनॉल, एक्सेस क्लोरीन, डिजॉल्व गैसेस वाटर से रिमूव कर देता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, जनरली एडेड एट द टाइम ऑफ कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, ये कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के टाइम में जनरली ऐड करते हैं as it increases the efficiency of coagulation flocculation, ये इनकी efficiency को बढ़ा देता है, results in the formation of comparatively clear effluents। ठीक है, तो जो भी effluents बचते हैं, लास्ट जो मटेरियल बचता है वो बहुत ज़्यादा क्लियरर effluents बचते हैं। तो नॉर्मल डोज जनरली जो इनकी होती है वो 5 to 20 mg पर लीटर होती है। ट्रीटमेंट विद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से भी ट्रीट कर सकते हैं वाटर को ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एल्गीसाइडल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ एल्गी, तो जो भी वाटर है उसमें एल्गी को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है कॉपर सल्फेट को। इसकी जो नॉर्मल डोज है वो 0.5 से 0.6 मिलीग्राम पर लीटर रहती है। इट इज़ एडेड इन वाटर जस्ट बिफोर वाटर इज़ फेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तब आप ऐड करते हैं जैसे ही वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने भेजा, उससे जस्ट पहले आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया, जिससे जो भी वाटर में एल्गी वगैरह थी उसको इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ आयरन या मैग्नीशियम कंपाउंड्स, जो ये भी मेथड है रिमूवल ऑफ आयरन और मैग्नीशियम कंपाउंड्स। तो आयरन और मैग्नीशियम क्या होते हैं, आर जनरली प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर के साथ कंबाइंड जो है यूज होते हैं ये आयरन और मैग्नीशियम। हैंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर रिमूवल बाई क्रिएशन बॉन्ड बिटवीन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर इज फर्स्ट ब्रोकन बाई एडिशन ऑफ लाइम, क्लोरीन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर और आयरन या मैग्नीशियम इनका आपस में एक बॉन्ड रहता है, एक ओवरऑल कंपाउंड प्रॉपर फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले लाइम, क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर देते हैं जिससे ये ब्रेक हो जाए, फिर इनका आप इजिली रिमूवल कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है फ्लोरिडेशन। फ्लोरिडेशन क्या होता है,
कि प्रोसेस ऑफ ऐड ऑफ फ्लोरीन इन वाटर इफ इट्स कंसंट्रेशन, यहाँ पे है कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 ppm इज टर्म्ड एज फ्लोरिडेशन। यानी कि अगर फ्लोरीन की कंसंट्रेशन 1 ppm से कम है तो आप क्या करते हैं, फ्लोरीन को और ऐड कर देते हैं वाटर में। तो कुछ रीएजेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं फ्लोरिडेशन के लिए, वो रीएजेंट्स है सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम Na2SiF6 हो गया, H2SiF6। तो ये जो है आपके कुछ रीएजेंट्स हैं जिनको आप फ्लोरिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है डीफ्लोरिडेशन। तो डीफ्लोरिडेशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लोरीन फ्रॉम वाटर, यानी वाटर से एक्सेस फ्लोरीन अगर हो गई है उसको रिमूव करने का प्रोसेस डीफ्लोरिडेशन कहलाता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.5 ppm से ज़्यादा है तब आप डीफ्लोरिडेशन करते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाई एड ऑफ दीज रीएजेंट्स। कुछ रीएजेंट है इनको यूज़ करके आप डीफ्लोरिडेशन कर देते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, लाइम, बोन चारकोल, एक्टिवेटेड कार्बन। ये सारे जो हैं डीफ्लोरिडेशन रीएजेंट्स हैं। अब लास्ट प्रोसेस है डीसैलिनेशन। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं वाटर से, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। रिवर्स ऑस्मोसिस में आप क्या करते हैं कि वाटर जो है आपने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमेबल, ये परमेबल रहती है, ठीक है। इसमें क्या किया, एक साइड सपोज ये फर्स्ट है, सेकंड, इसमें क्या है, सॉल्ट है प्लस वाटर, यानी जो वाटर है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट है ये आपस में मिक्सचर है, और दूसरे साइड सिर्फ वाटर है। तो क्या होगा कि आपको पता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो फाइनली क्या होगा कि जो भी वाटर है, यानी कि हमेशा क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर फ्लो हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्ट और वाटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस होता है इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, ठीक है, वो लेस देन होता है सॉल्ट से, यानी कि सॉल्ट जो है वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर बाद में इवेपोरेट होगा। तो इसलिए जो है आप इजीली इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन से इनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्ट से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब आप फ्रीज करते हैं वाटर को तो ये वाटर फ्रीज हो जाता है, और इसके जो साइड में सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो ये सॉल्ट्स जो है ये सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है सॉल्ट कम्स ऑन सरफेस, तो इसलिए ईजिली आप इसको जो है वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। लास्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या करते हैं, सिंपली आप एनोड और कैथोड जो है डायनिक टेस्टर यूज़ करते हैं, यानी एनोड और कैथोड की हेल्प से जो है आप इसको ईजिली सेपरेट आउट कर देते हैं, क्योंकि सॉल्ट है NaCl, यानी एनाइंस और कैटाइंस हैं उसमें, तो ईजिली जो है इनको आप वाटर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड है डीसैलिनेशन, जिसमें आप सॉल्ट्स को वाटर से सेपरेट आउट करते हैं, और इन मेथड्स के थ्रू आप इजिली कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।